Dear student, I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक जटिल, सूक्ष्म और विभाजित वैक्यूलर सिस्टम होता है जो कि संपूर्ण साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस से सेल के किनारे तक फैला हुआ होता है। गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इसके स्ट्रक्चर जो है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा पता लगाया। इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का ज्ञान जो था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा पोर्टर और क्लाइडे फुलम के साथ में मिलकर पता लगाया। उन्होंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, जो कि वेसिकल और ट्यूब्यूल्स की एक जटिल अत्यधिक ब्रांच सिस्टम होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इस संरचना जो होती है, इसकी अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की लिविंग टिश्यू कल्चर सेल में फॉवसेट और ईटो नामक वैज्ञानिक ने 1950 में और रोज और पॉमरेट नामक वैज्ञानिक ने 1960 में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन किया। इनकी यदि उपस्थिति की बात करें तो बेसिकली स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में, जिन्हें हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट सेल को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें ये पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एब्सेंट होता है। स्पर्मेटोसाइट्स में अल्प विकसित होती हैं। एक्टिव रूप से प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाली सेल्स गोबलेट सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, सीक्रेटरी सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स इनमें जो होती हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। साइंटिस्ट का नाम है क्रिस्टेंसन और क्रिस्टेंसन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1960 में अपोजम की टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल में स्मूथ ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। स्ट्राइप्ड मसल सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं ट्यूब्यूल्स के एक नेटवर्क के रूप में अरेंज होती हैं, जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, तो सेल की मेटाबॉलिक स्टेट के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आकार, भित्ति और संयोजन के गुणों में काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। और इन विविधताएं जो होती हैं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला सिस्टर्नी, ये लंबी इलोंगेटेड फ्लैटेंड अनब्रांच ट्यूबुलर रचनाएं होती हैं जो कि समानांतर कतारों में अरेंज होती हैं। सिस्टर्नी का नाम जो था साइंटिस्ट जो था सजो स्ट्रैंड ने 1953 में दिया था। न्यूक्लियस के चारों ओर जो होती है ये एक अनुक्रमिक स्तर बनाती हैं। इनकी चौड़ाई जो होती है सभी ओर से एक समान और मोटाई जो होती है 40 to 50 mu होती है। सामान्यतः प्रोटीन सिंथेसिस में जो व्यस्त सेल होती हैं, जैसे लिवर सेल हुई, पैनक्रियाटिक सेल हुई, नोटोकॉर्ड, ब्रेन सेल्स में ये प्रमुखता से पाई जाती हैं। वेसिकल्स जो होते हैं ये लगभग गोलाकार जो होते हैं, सर्कुलर रीजन में इनका आकार जो होता है 25 से 500 mu होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव सेल्स विशेषकर जो होती है लिवर और पैनक्रियास में मिलती हैं, बेसोफिलिक टाइप की होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूब्यूल्स की या नलिकाएं जिन्हें कहते हैं। ये छोटे होते हैं, समतल दीवार युक्त तो स्मूथ वॉल्ड होती हैं, ब्रांच होती हैं, ट्यूबुलर भाग होता है। नलिकाएं जो होती हैं 50 से 190 mu डायमीटर की होती हैं। ये स्टीरॉइड्स जैसे कोलेस्ट्रॉल, ग्लिसराइड्स, हार्मोन्स के सिंथेसिस में पाई जाती हैं। गिनी पिग जो होती है इनकी स्पर्मेटाइट मसल सेल्स नॉन सिक्रेटरी सेल्स में साइटोप्लाज्म में इरेगुलर रूप से अरेंज रहती हैं। ये रेटिना की जो होती हैं पिगमेंटेड लेयर की सेल्स में भी पाई जाती हैं और विटामिन ए के मेटाबॉलिज्म में
संबंधित रहती हैं। यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, परासंरचना की बात करें, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनमें सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स जो होती हैं तीनों एक ही सेल में एक समय या फिर सेल साइकिल में भिन्न भिन्न समय में पाई जा सकती हैं। ये सभी रचनाएं जो होती हैं 50 से 60 एंगस्ट्रॉम मोटी झिल्ली से घिरी रहती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के समान इन रचनाओं में भी बाहरी और भीतरी झिल्लियाँ प्रोटीन और मध्य की जो होती हैं फॉस्फोलिपिड नामक फैट की बनी हुई होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है कंटिन्यूस होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की झिल्ली से जुड़ी रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैविटी जो होती है पूर्ण विकसित होती है। यहाँ पर स्रावित पदार्थों के स्थानांतरण हेतु मार्ग को प्रदान करती है। पैलेट नामक वैज्ञानिक ने इस कैविटी में सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स या जिसे हम कहते हैं स्रावी कणिकाएं जो होती हैं उनको देखा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं ये दो प्रकार की नॉर्मली पाई जाती हैं। इनमें राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति और इनकी क्रियाशीलता के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने दो प्रकार में बांटा गया है। पहला होता है ग्रेन्युलर और रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कणिका युक्त या खुरदुरी सतह युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इनकी सरफेस पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम्स जो होते हैं उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कणिका युक्त या खुरदुरी सतह युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कि राइबोसोम के कण जो होते हैं झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित रहते हैं। इनका डायमीटर 100 से 150 एंगस्ट्रॉम होता है। राइबोसोम युक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं सिस्टर्नी के रूप में पाई जाती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाली सेल्स में मिलती हैं। सामान्यतः पदार्थों के सेग्रीगेशन या पृथक्करण सिक्रीटरी सब्सटेंस के सीक्रेशन से संबंधित होती हैं। ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में भाग लेने वाली सेल में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है ए ग्रेन्युलर और स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अकणिकीय या चिकनी सतह युक्त अंतर्द्रव्यी जालिका। इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम एब्सेंट रहते हैं। इनकी सतह स्मूथ या चिकनी होती है, मुख्यतया ट्यूबुलर के रूप में पाई जाती हैं। विशेषकर उन सेल्स में पाई जाती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में लगभग इनएक्टिव या निष्क्रिय होती हैं। इन्हें मैच्योर ल्यूकोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स, रेटिना की फैट सेल, इंटरस्टिशियल सेल, लिवर में ग्लाइकोजन संचित करने वाली सेल्स में देखा जा सकता है। रेटिना की पिगमेंटेड सेल्स में ये ऑर्गेनाइज वेसिकल और ट्यूब्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें माइलॉइड बॉडी कहते हैं। ये कुछ ई मैच्योर ओसाइट्स या एग सेल्स में एन्युलर रूप में पाई जाती हैं और इन्हें एन्युलेटेड रेटिकुलम कहते हैं। एन्युलेटेड लैमेली जो होते हैं न्यूक्लियस के निकट जो होते हैं ग्रुप्स में अरेंज रहते हैं और इनमें असंख्य पोर या छिद्र पाए जाते हैं। मसल सेल्स में अनेक कणिका रहित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इनको डिफरेंशिएट किया गया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाली सेल्स में अधिक एक्टिव होती हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ये स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस सेल्स में अधिक एक्टिव होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सिस्टर्नी के रूप में पाई जाती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्यूब्युलर रूप में नलिकाकार रूप में पाई जाती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं अधिक स्थायी होती हैं। ये सेल की मृत्यु के पश्चात भी दिखाई देती हैं, जबकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम स्थायी होती हैं और स्वयं अपघटनी या ऑटोलाइसिस क्रिया दर्शाती हैं।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर अनेक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि अनेक सिंथेसिस क्रियाओं से रिलेटेड होते हैं। मेन एंजाइम जो होते हैं NADH, साइटोक्रोम रिडक्टेज, NADH, डाईफॉस्फोरेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एवं मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपेज, ये मेन होते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ और एंजाइम्स जो होते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, स्टीरॉइड, हेक्सोस जो कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। तो इनका जो एंजाइम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो डिफरेंट कार्य करते हैं, जैसे ग्लिसरॉइड, जैसे ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड या ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस करते हैं। प्लाज्मा लेजन का मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रिया में हेल्प करते हैं। फैटी एसिड का सिंथेसिस करते हैं। स्टीरॉइड के जीव संश्लेषण में असंतृप्त बॉन्डों का हाइड्रोजनीकरण में हेल्प करते हैं। स्टीरॉइड का रूपांतरण, हाइड्रोक्सीकरण और एरोमेटिकरण में भी एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड के सिंथेसिस में, स्टीरॉइड्स के सिंथेसिस में ये पार्ट कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं भाग लेते हैं। अब हम यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑरिजिन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑरिजिन के बारे में विशेष निश्चित धारणा पता नहीं है, लेकिन इसके लिए एक हाइपोथेसिस प्रस्तुत है जिसके अनुसार जो होता है इनका ऑरिजिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से माना गया है। सेल डिवीज़न की जो टीलोफेज अवस्था होती है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल की सहायता से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पुनः निर्माण होता है। दोनों प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध और उनकी ओरिजिन को समझाने के लिए जो होता है डिफरेंशिएटिंग सेल्स का अध्ययन किया गया और ज्ञात हुआ कि पहले ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ओरिजिन होता है, जिसके फलस्वरूप ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाती है। लाइपोप्रोटीन में रेडियोधर्मी अमीनो एसिड के समावेशन से भी इसके प्रमाण मिले कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस जो होता है ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है पहले बनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली जो होती है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के साथ मिलकर सेल को अनेक यांत्रिक कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं, मतलब कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। यह सेल के स्केलेटन का निर्माण करती हैं। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ये साइटोप्लाज्म से पदार्थों को सेल से बाहर और बाहर से भीतर ट्रांसपोर्ट में सहायक होती हैं। यह साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के बीच पदार्थों में एक्सचेंज को रेगुलेट करती हैं। नेक्स्ट जो है प्रोटीन सिंथेसिस में राइबोसोम का प्रमुख कार्य जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो बेसिकली जो होते हैं साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले राइबोसोम की अपेक्षा ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट जो है इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, पैलेट के अनुसार जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वैक्यूलर सिस्टम की तरह कार्य करती हैं। इनके द्वारा सेल में विभिन्न पदार्थों का सर्कुलेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। बाह्य वातावरण से द्रव्य का अवशोषण करने वाली एक्टिव सेल में पिनोसाइटोसिस की क्रिया इस कार्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अनेक एंजाइम्स जो होते हैं संबंधित होते हैं। ये केवल मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए ही उपलब्ध नहीं होती, बल्कि ये एंजाइम की सहायता से उन क्रियाओं में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं जिनमें कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से आसानी से मिलने में समर्थ होते हैं। एंजाइम मुख्यतः जो होते हैं कौन से होते हैं,
स्टेरॉइड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो कि मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो एटीपी की सिंथेसिस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं सेल्स में होने वाले एटीपी संश्लेषण का स्थान होती हैं। एटीपी समस्त इंट्रासेल्युलर मेटाबॉलिक क्रियाओं और पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए आवश्यक ऊर्जा के स्रोत का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थों का अभिगमन जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के जेनेटिक कैरेक्टर को स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा जो होते हैं फॉर्मेशन ऑफ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, इसके ये रचनाएं जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा निर्मित होती हैं। सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है छोटी छोटी वेसिकल में विघटित हो जाती है। सेल डिवीजन की मेटाफेज अवस्था में ये जो वेसिकल्स होती हैं स्पिंडल के सिरों पर एकत्रित हो जाती हैं और टीलोफेज अवस्था में जालिका और पुटिकाओं के अवयव क्रोमोसोम के चारों ओर जमा हो जाते हैं और फ्यूज होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड सिंथेसिस में भी जो है ई ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है इसकी बहुलता पाई जाती है। इसके अलावा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में ई ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में संबंध होता है। ग्लाइकोजन पार्टिकल्स जो होते हैं लिवर सेल के उन क्षेत्रों में संचित पाए जाते हैं जहां ई ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुविकसित रूप से पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।